और होरी खेले रघुबीरा वध में, होरी खेले रघुबीरा। इस कैरेक्टर के अंदर इतनी पावर है कि अगर किसी को कोई टेंशन भी हो रही है, उनकी शक्ल देखते ही, बच्चन साहब की एकदम छवि देखते ही वो एकदम से खुश हो गई। विश्व में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। ऊंच नीच तो हर इंसान के साथ चलती रहती है। एक टाइम पे बैंकरप्ट भी हो गए थे और उनका बहुत लॉस भी हुआ, लेकिन आज मांगता हूं मेरे गुनाहों की सजा। मेरी माँ को मत दो, मेरी माँ मुझे वापस दे दो, मेरी माँ मुझे वापस दे दो। आज तक मैंने किसी को कुछ बुरा भला नहीं कहा। मुझे लोग कई चीजें बोल जाते हैं, लेकिन मैं सुन के अनसुनी कर देता हूँ। लक्ष्मण की बीवी का नाम बताइए। आपकी ऑप्शंस ये रही कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो थोड़ी बहुत ही दिक्कत आती है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज थोड़ा बहुत करना पड़ता है, बात बन जाती है, ऐसी बात नहीं है। मेरी मखना मेरी सुनिए चन बलिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों में कभी हार नहीं। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और न्यू पॉडकास्ट में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं मिस्टर अरविंद अरोरा जी। ही इज जस्ट लुक लाइक अमिताभ बच्चन। इस पॉडकास्ट के मैं चाहता हूँ आप सब देखो, मैं ज़्यादा डिटेल बताना नहीं चाहता, क्योंकि क्या होता है ना, जब किसी को आप आइडियल आप मान लेते हो, या लाइक हर कोई ना किसी किसी का फ़ैन होता है, जैसे लाइक कोई विराट कोहली का, कोई MS धोनी का, कोई सलमान खान का, कोई शाहरुख खान का। तो उसी लिस्ट में अरविंद अरोरा जी हैं। जस्ट लुक लाइक अमिताभ बच्चन लगते भी हैं, और उनकी पूरी लाइफ उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, लाइक उनके डांसिंग स्टेप से लाइक बोलने तक का। इनफैक्ट उनकी तरह गाना भी गा लेते हैं। तो इस पॉडकास्ट में आपको इंटरटेनमेंट के साथ एक इंसान के बारे में जानकारी मिलेगी कि कैसे आप अपने आप को किसी में अडॉप्ट कर लेते हो, या उनकी चीज़ें कैसे अपने अंदर अडॉप्ट कर लेते हो, कैसे सीखते हो उनकी तरह एक्ट करना और डांस करना, और किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए हमें किसी को अडॉप्ट करते हैं। क्योंकि ये पॉडकास्ट उन सभी के लिए जो फ्यूचर एज अ आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। तो इसमें छोटी छोटी बातें हैं जो आप सीख सकते हो अपने करियर के लिए, जो भी थिएटर वगैरह करते हैं उन सभी के लिए ये पॉडकास्ट है। तो आइए जानते हैं अरविंद अरोरा जी से अमिताभ बच्चन के बारे में, देश के लेजेंड या कह सकते हैं शहंशाह के बारे में। अरविंद जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे PWS शो में। और मैं चाहता हूँ एक्चुअली, कहते हैं ना सदी के महानायक, उनका इंट्रो देने के जो वाइब्रेशन या आवाज़ है ना, वो मेरे अंदर तो एक्चुअली नहीं है। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ऑडियंस को आप अपने बारे में बता दो। सदी के जो हमारे महानायक अमिताभ बच्चन जी हैं, उनकी आवाज़ में थोड़ा सा एक इंट्रो हो जाए। नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, आभार। मेरा नाम अरविंद अरोरा एंड आई एम लुक लाइक ऑफ अमिताभ बच्चन। आज मैं आया हूँ सुधांशु जी के स्टूडियो में पॉडकास्ट के लिए, जहाँ उन्होंने मुझे आज आमंत्रित किया, और मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और अपने स्टूडियो में निमंत्रण दिया। सर, ये तो हमारे लिए है सौभाग्य की बात कि अमिताभ बच्चन से तो पता नहीं सर से मिलना कब होगा, बट फीलिंग सेम ही है। जब आप कहते हो अपने स्टार्ट किया ना, उनका जो एक क्या बोलते हैं ग्रीटिंग्स करने का जो तरीका है सेम, तो ऐसा लग रहा है एक बार को तो अमिताभ बच्चन सर ही आ गए। क्योंकि कहते हैं ना बचपन से देख रहे हैं। मेरे पापा मम्मी मामा मेरे ज़्यादातर मूवी देखते हैं जी। तो वो शुरू से ही देखता आ रहा हूँ अमिताभ बच्चन सर की आवाज़। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है सॉरी मैं बोल नहीं पा रहा। मतलब मेरे मामा भी एक्ट करते हैं ऐसे। तो ये एक बार प्लीज मैं चाहता हूँ स्टार्टिंग हम यहीं से करें। विश्व में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। नमस्कार। पता है, जब मैं बचपन में हम लोग चोर सिपाही खेलते थे सर, तो क्या करते थे, जो गेटअप था ना उन सर का,
फिल्म का देखो नाम नहीं याद आ रहा, कोहराम नहीं, क्या नाम था, शहंशाह, सॉरी शहंशाह। शहंशाह। तो उनका ना ये ऐसे कुछ होता था उनका वो स्टील, एम्ब्रॉयडरी या जो भी स्टील स्टील की था। एक, मतलब उन्होंने जो अपनी इस पिक्चर के लिए ड्रेस हाँ कराई थी, टीनू आनंद जी ने बनवा के दी थी वो। अच्छा अच्छा। और वो जो ड्रेस है उसके अंदर कम से कम 15 किलो की स्टील की स्ट्रिंग्स लगी हुई थी। ओके वो 15 किलो की स्ट्रिंग्स पहन के चलना और शूट करना, सॉन्ग करना, डायलॉग बोलना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। बिल्कुल सर। और मैं सोच रहा हूँ उसमें एक्शन भी कर रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, एक्शन भी किए हैं। वैसे सेम एक्शन मैंने भी किए हैं। अच्छा हाँ, मेरे पास उसकी पूरी सेम ड्रेस भी है जो कि मैं लाया भी हूँ। ओके। तो वो 15 किलो का, हाँ तो कुछ डिफिकल्टीज होती है एक्शन करने में सर, क्योंकि मेरे सर, हिसाब देखो से ऐसा वजन होता है, जिस टाइम एक पिक्चर रेडी हो रही होती है तो उसमें आपको डायरेक्टर किसी भी टाइप का जो भी रोल देगा वो आपको निभाना पड़ता है। तो उसके लिए जो भी ड्रेस उन्होंने अगर आपको प्रोवाइड किया, जो भी कॉस्ट्यूम उन्होंने दिया है, तो वो उन्होंने कुछ सोच समझ के दिया होता है कि ताकि अगर ये वाली ड्रेस पहनेंगे तो पब्लिक को जो है ज़रा ज़्यादा एंटरटेनिंग पिक्चर लगेगी, पब्लिक एक्साइटेड होगी सब चीज़ें देख के, उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा, लोग बाद में रिव्यूज़ देते हैं। तो वो एक डिफरेंट चीज़ थी जो कि अभी तक किसी भी इंडस्ट्री के किसी भी हीरो ने नहीं करी है। क्योंकि अमिताभ बच्चन जी की एक खास चीज़ थी जो उस टाइम, जैसे खैर जैसे सलमान खान वगैरह तो काफ़ी आगे, मतलब उनके 5-10 साल बाद कह सकते हैं जब उनकी करियर ज़्यादा अच्छा स्टार्ट हुआ था। तो एक चीज़ था ना कि एक कॉमन मैन कहने का मतलब उस टाइम सिक्स पैक, ये बॉडी बिल्डिंग वगैरह नहीं चलती थी। लेकिन अमिताभ बच्चन जी का एक ऑरा अलग से ही कनेक्ट था लोगों में, बिल्कुल सही कह कि रहे हैं। होता ना, अब जैसे आज की डेट में देखो तो कोई भी सिक्स पैक जब तक नहीं है, आप नहीं हो एक्टर। लेकिन सोचो, मैं ये सोचता चाहता सर, अगर आप अमिताभ बच्चन खुद होते तो उस टाइम अपने आप को कैसे मेंटेन करते कि लोगों को कैसे और कनेक्ट कर सके। देखिए, किसी भी हीरो को अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो फिट रहेंगे तो इंडस्ट्री में उनको काम मिलता रहेगा। अगर किसी प्रकार की भी कोई भी बीमारी या कोई भी डिसीज़ अगर उनको लग जाती है तो वो उस काम करने की उनकी क्षमता ख़त्म हो जाती है। तो मैंने जब से मैंने बच्चन साहब का ये किरदार निभाने की कोशिश की, तब से मैं यही देखता आ रहा हूँ कि एक अच्छे एक्टर को जो है हमेशा अपने आप को फिट रखना पड़ता है, अपनी बॉडी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सारा दारोमदार उनकी बॉडी पे ही है। ये काम जो है सारा बॉडी के ऊपर ही चलता है। अगर आपकी बॉडी फिट है तो आपको कई कॉल्स आ जाते हैं, आपको डायरेक्टर शूटिंग के लिए बुला लेते हैं। तो इस तरीके से अगर आप खुद को मेंटेन रखेंगे तो आप खुद को भी आपको अच्छा लगेगा और साथ में जो है पब्लिक के सामने भी आप एक अच्छा किरदार निभा सकेंगे। सर अभी अमिताभ बच्चन सर की बात थी और मैं चाह रहा हूँ 2-3 क्वेश्चंस हैं मैं और पूछ लूँ। अमिताभ बच्चन सर की सबसे अच्छी मूवी कौन सी लगी आपको, जो आज तक में सबसे बेटर हो? सबसे अच्छी मूवी एक तो दीवार थी और उसके बाद शहंशाह, जिसकी हमने बात जिसको करी। हाँ, अच्छा, उसकी तो कैरी आप कह रहे हो ड्रेस हाँ, भी लेके सब चल। मेरे पास है, सब कुछ है, अभी है मेरे पास। इसके बाद हम लोग ट्राई कर लेंगे हाँ, वो देख ट्राई करेंगे, के। पक्का पक्का पक्का। वैसे तो खैर कहते हैं ना, पर ठीक है, ट्राई तो कर ही सकते नहीं, हैं। उसके वीडियोस भी हैं मेरे पास। ओके हाँ, मैंने उसमें अभी न्यू ईयर पे शूट हुआ था मेरा, मतलब मुझे एक इवेंट में इनविटेशन आया था, तो वहाँ पे वो ड्रेस पहन के गया था। तो मतलब वहाँ पे काफ़ी यंगस्टर्स आए हुए थे, वो तो देख के हैरान हो गए, उन्होंने ऐसा महसूस किया कि बच्चन साहब ही आ गए बिल्कुल सामने। हाँ बिल्कुल सर। जी कहते हो ना, जब साउंड अभी स्टूडियो में जब आपकी साउंड आती है ना, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि, क्योंकि ऑनेस्टली मैं तो टीवी पे ही देखा हूँ ना, जी जी, सामने से देखा भी नहीं हो, ठीक बात है। तो बिल्कुल कनेक्ट हो जाता है कि शायद अमिताभ बच्चन ही बोल रहे हैं। सर आप पर्सनली मिले हो कभी अमिताभ बच्चन सर से? हाँ, बस एक बार मेरी मुलाकात हुई थी मोरे होटल में उनके साथ में। ओके तो वहाँ पर रितु नंदा जी की प्रेस सेरेमनी थी, तो मुझे पता लगा कि बच्चन साहब यहाँ आ रहे हैं, तो मैं सारा अपना काम वाम छोड़ के वहाँ पहुँच गया। और हुआ ये कि जैसे ही मैं एंटर हुआ तो बिल्कुल मेरे आंखों के सामने श्री अमिताभ बच्चन जी साक्षात खड़े थे और मेरी उनसे आंखों से आंखें मिली और उन्होंने मुझे नमस्कार किया, मैंने उनको नमस्कार किया। तो उसके बाद फिर वो प्रेयर मीटिंग स्टार्ट हो गई। तो एंड में जब सब लोग हाथ जोड़ते हुए निकलते हैं तो मैं भी उनके सामने से निकला, तो मैंने उनके पाँव में हाथ लगाया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। साथ में जया बच्चन जी भी खड़ी थी। ओके। तो जया बच्चन जी को एकदम से हैरानी हो गई कि इसमें से अभी तो मेरे साथ थे। बच्चन साहब दो कैसे हो गए।
अब एक बच्चन साहब खड़े थे, अचानक से एकदम से दो बच्चन साहब कैसे सामने आ गए एकदम से। तो बस एक बार वहाँ मेरी मुलाकात हुई थी, और एक बार कल्याण ज्वेलर्स साउथ एक्सटेंशन में इन्होंने आना था बच्चन साहब ने, तो वहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई थी, तो मैं भी वहाँ चला गया। ओके। तो पहले तो लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, बच्चन साहब आ गए, बच्चन साहब आ गए। फिर ओके। उन्होंने कहा नहीं ये तो वो हैं, इनके लुक लाइक्स हैं। हाँ। फिर उन्होंने वहाँ मुझसे कुछ सवाल जवाब भी किए और कुछ डायलॉग्स भी सुनने की डिमांड आई। तो सब लोग अब बच्चन साहब के अपनी अपनी आवाज़ में डायलॉग बोल रहे थे। तो एक बारी मैंने ऐसे इशारा किया, मैंने कहा माइक मुझे दीजिए आप। माइक मेरे हाथ में आया, जैसे ही मैंने बच्चन साहब की आवाज़ निकाली, क्या हूटिंग हुई और क्या शोर मच गया वहाँ पे। और उसके बाद में गिफ्ट जो है, जैसे जैसे मतलब पब्लिक इतनी थी कि जो जो डायलॉग उनको अच्छा लग रहा था सुनने में, तो वो उनको ऐसे ऐसे ऊपर से ऐसे गिफ्ट्स फेंक रहे थे। तो ऐसे एक दो चार गिफ्ट मेरे हाथ में भी आए। ओके। तो मतलब पब्लिक इतनी एक्साइटेड हो गई, मेरे साथ ही मेरे वीडियोस बनने शुरू हो गए, फ़ोटोज़ खींचनी शुरू हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री का, जो जो कैरेक्टर है, इसे बच्चे से लेके बूढ़े तक हाँ, और पूरे हमारे देश के, पूरे वर्ल्ड के लोग जो है इनको रिकग्नाइज करते हैं। बिल्कुल सर, मैं बिलीव करता हूँ कि 2 से 3 जनरेशन को फॉलो करता है। हाँ, बड़े आराम से, मतलब मेरी छवि देख के लोगों को लगता है कि बच्चन साहब खड़े हैं। मेरा प्रोफेशन भी है जो कि मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ, कार एसेसरीज़ का मेरा शोरूम है लाजपत नगर में। ओके। तो आप यकीन मानेंगे, जब से मैंने स्टार्ट किया है उसके बाद मेरा बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। मतलब मैं 10 मिनट के लिए भी बाहर जाऊँगा ना, तो वहाँ लोग मेरे शोरूम के बाहर से रोड पे गाड़ियाँ जा रही होती हैं, वहीं रुक जाती हैं, और वो लोग अपना कोई वीडियो बना रहा होता है चोरी छुपे, कोई मेरी फ़ोटो खींच रहा होता है। मुझे पता लग जाता है सब कुछ चल रहा है, लेकिन मैं किसी को आज तक मैंने किसी को कुछ बुरा भला नहीं कहा। मुझे लोग कई चीज़ें बोल जाते हैं, लेकिन मैं सुन के अनसुनी कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं उस चीज़ को मन पे लगा लूँगा तो मैं बिल्कुल ये सर। काम नहीं कर सकता। हुँ। अब हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री अ, मोदी सर। मोदी साहब जो है, नरेंद्र मोदी साहब को कितने लोग कितनी कितनी बातें बोल जाते हैं। बिल्कुल सर। क्या मोदी साहब ने इस्तीफा दिया? नहीं। तो ये अपने लगन से काम करते चले जाना चाहिए आगे, रुकना नहीं चाहिए। जहाँ रुक गए तो रुक गए। फिर इनफैक्ट मुझे लगता है वो डबल स्पीड से करते हैं फिर। हाँ, मुझे भी कुछ लोग कई बातें बोल देते हैं। कई एक दिन मैं कहीं दशहरे का प्रोग्राम था, वहाँ चला गया, हुँ। और वहाँ मैं बाहर निकला तो दो चार बच्चे जा रहे थे। अरे अरे अरे, मुझे तो लगता है ये सेकंड हैंड बच्चन साहब हैं। कोई कह देता है ये डुप्लीकेट हैं। हाँ, हाँ। अरे तो भाई साहब, अगर आपको असली देखना है तो जाओ मुंबई ना। बिल्कुल सर। अगर मैं यहाँ आया हूँ हुँ। और आप लोगों को एंटरटेन कर रहा हूँ, तो उन्होंने ही मुझे भेजा हुआ है। बिल्कुल सर। मतलब उन्होंने ही इजाज़त, उनकी इजाज़त लेके ही आपको एंटरटेन, वो तो हर जगह जा नहीं सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, तो इस बिल्कुल। तरीके से मतलब काफ़ी सारे इंस्टांसेस होते हैं, लेकिन वो सब इग्नोर करने पड़ते हैं। अगर आप उनके साथ बहस ट्रू करनी सर। शुरू कर दो तो फिर आप काम नहीं कर सकते। अमिताभ बच्चन सर की सर कोई एक ऐसी बात जो आपको बहुत मतलब अच्छा लगता हो? कोई भी ऐसी घटना या उनकी कोई ऐसी इंस्पिरेशन जो आपको लगता नहीं सर तो सर है? एक्चुअली अगर इंडस्ट्री के अंदर कोई इंसान अगर बच्चन साहब का करेक्टर निभाना चाहे, हुँ, हुँ। तो वो इस जन्म में नहीं निभा सकता, क्योंकि जो काम उन्होंने किया है वो काम कोई और अभी तक आज तक का कोई भी करेक्टर नहीं कर पाया, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें हर चीज़ बख्शी है। हाइट उनको मिली, बाल बड़े खूबसूरत दिए, चेहरा बहुत खूबसूरत दिया, आवाज़ बहुत अच्छी दी, एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। तो मतलब जिस भी लिहाज से देखा जाए तो ही इज़ अ नंबर वन। तो बिल्कुल सर। आज भी जो है लोग उन्हें याद करते हैं। कोई भी मूवी होती है तो हम सब, अभी आपने देखा होगा नया ट्रेंड चल पड़ा है कि कुछ जो जैसे आज का जो युवा है, उन्होंने जैसे पिक्चर्स नहीं देखी हैं बच्चन साहब की, तब ये लोग अभी पैदा भी नहीं हुए थे जब। हाँ, हाँ, सर बिल्कुल तो है। वो आजकल कुछ मूवीज़ जो हैं थिएटर्स के ऊपर रिलीज़ हो रही हैं, ओके। पुरानी पिक्चरें आ रही हैं, तो हुँ। उन्हें देख के भी आज का यंगस्टर भी देख के बड़ा हैरान होता है, भाई देखो क्या इस टाइम पे बच्चन साहब कैसे काम करते थे। किसी भी तरह का मतलब सॉन्ग करवा लो, किसी तरह कोई एक्टिंग करवा लो, कोई एक्शन सीन करवा लो, मतलब हर चीज़ में नंबर वन। बिल्कुल सर। जी। उनका केबीसी शो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हैं शो जो हर कोई देखता तो है ही इंसान जाना भी चाहता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि जब से केबीसी स्टार्ट हुआ है तो तब से लोगों में एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो हुँ, गई। हुँ। बच्चन साहब को मिलने का मौका मिलना शुरू हो गया, बिल्कुल साथ सर। के साथ
अपनी नॉलेज, जैसे जनरल नॉलेज का जो उनका टेस्ट होने हाँ शुरू हो गए, और साथ में काफ़ी लोगों ने वहाँ से खूब पैसा भी अर्न किया। इसी तरीके उन्होंने बच्चों के लिए भी प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसमें पॉइंट्स मिलते थे ताकि उनके मैच्योर होने के बाद उनके अकाउंट में बिल्कुल वो पैसा सर, भी आ जाता। क्वेश्चन अमिताभ बच्चन सर जी जब ऑडियंस के लिए डालते थे ना, या जो हो उनके सामने बैठे होते थे उनके लिए, हमारे घर वाले हमसे भी सेम पूछते थे। अच्छा। अच्छा बताओ, जब तक वो बता रहे आप बताओ इन चारों में से कौन सा हाँ सही चलो, है। बिल्कुल सही। वो हमारे लिए भी रहता हाँ, स्ट्रेट वो एक तरह पूछता। से आपको यही लगता था कि आप ही खुद स्टूडियो में बैठे हुए हैं, हाँ वो एक सवाल जवाब जो सामने वाले ऑडियंस से हो रहा है, कंटेस्टेंट से, हाँ वही ऐसे लगता था कि जैसे आपको ही वही सवाल पूछ रहे हैं, और आप भी सब घर में सब एक दूसरे से बिल्कुल पूछते सर, थे। हाँ। हर कोई पूछ ले। अच्छा पता है क्या तुम्हें, हम्म। आपस में हम लोग गॉसिप करते थे, यार ये तो जी नहीं पता, जी चलो जी। पता है जिसको, हाँ हाँ पता है ये वाला है, तुक्का लगा देते थे, अरे सी वाला है और अगर घंटी। सही हो जाता तो, अरे देखा, अरे देखा, मैं जीत गया। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक्चुअली मुझे ना थोड़ा सा बस ये लगता है सर, अमिताभ बच्चन जी इतने बड़े हैं लेकिन कुछ लोग ना मिस यूज करते हैं उनके। मैंने कुछ वायरल वीडियो ऑडियो सुना था उनके बारे में। आपने देखा होगा मनी की जो फ्रॉड हो रहे थे काफ़ी हाँ सारे, हाँ, वो तो उनकी वॉइस में ना कई बार ऐसा आया कि जैसे उनका जो फेवरेट ग्रीटिंग्स है देवी और सचिन, वो स्टार्ट करके आप केबीसी में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो ये चीज़ें आती हैं, और फिर लिंक दे देते हैं फिल करने के लिए, उनके थ्रू पेमेंट करते हैं वो, और वो फंस जाते हैं। हाँ, ऐसे काफ़ी स्कैम हुए हैं पीछे, हाँ और लोग मतलब किसी ना किसी तरीके से हर चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश बिल्कुल करते सर। हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये ठीक बात नहीं है। बिल्कुल सर, क्योंकि एक है जो पूरी दुनिया उनको प्यार करती है, हर कोई इज्जत करता है। मैंने तो अभी तक खैर उनके बारे में कोई नेगेटिविटी सुना नहीं आज तक, वरना आज हर किसी के बारे में थोड़ा ना थोड़ा सा रूमर्स रहता है सर मार्केट में, लेकिन नहीं, अमिताभ बच्चन जी के बारे में मैंने नहीं ऐसा सुना। कुछ नहीं है, वो मतलब ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ अर्थ, हम्म, और हर इंसान से बड़े प्यार से बात करते हैं। हम्म, बाकी ऊंच नीच तो हर इंसान के साथ चलती रहती है। एक बिल्कुल। टाइम पे बैंकरप्ट भी हो गए थे, और हाँ उनका बहुत लॉस भी हुआ, बिल्कुल लेकिन सर। फिर भी जब से उन्होंने केबीसी स्टार्ट किया, तो उसके बाद से जो है वो धीरे धीरे जो है पिकअप करते चले गए, और आज बिल्कुल वापस सर। अपनी उसी जगह पे आ गए हैं। बिल्कुल। अब मैं चाहता हूँ सर, वो पहला एहसास जब आपको खुद लगा कि नहीं मैं तो इनकी तरह हूँ। वो पहला जो रिकॉग्नाइज किया वो किसने किया, खुद आपने किया या किसी ने बताया आपको? ऐसा है, जब से मैं कार एक्सेसरीज का काम करता था तो मुझे कुछ स्कीम्स वगैरह प्रोवाइड की जाती थी, जिसके तहत हमें मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक यहाँ ओके, जाने का मौका प्राप्त होता था। ठीक है। तो एक बार मुझे बैंकॉक जाना पड़ा, जहाँ पर काफ़ी सारे क्लब्स बने हुए हैं, बिल्कुल सर। काफ़ी तो ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग वहाँ पे आते हैं। बिल्कुल। तो मैं वहाँ गया तो मेरे पहले तो मैंने रिफ्यूज़ कर दिया, यार इस बारी मैं नहीं जाऊँगा। तो मेरे दोस्त कहने लगे, नहीं नहीं चलो चलो, आप भी चलो साथ, आपके बिना मज़ा नहीं आता। बिल्कुल सर। तो मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, चले चलते हैं। मैं उस दिन शाम को एक क्लब में हमारे किसी दोस्त का बर्थडे था, वो वहीं पे सेलिब्रेशन करनी थी। तो मैं रेडी हो, तब उन्हीं दिनों मैंने फ्रेंच कट रखी थी, और मैं शाम को रेडी होके वो जैसे ही, कहीं कांटे वाली मूवी जब आई थी उस टाइम की तो नहीं बात है? नहीं 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 नहीं, ये 2018 की बात है। ओके। तो 2018 में जब मैं बैंकॉक गया, तो वहाँ पे शाम को जब बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए निकले, तो एक क्लब था, बहुत बड़ा क्लब, नशा। हम्म, नशा क्लब के अंदर जैसे ही मेरी एंट्रेंस मेरी हुई, अंदर एंट्री जाती, अंदर घुसते ही एकदम से लोगों को ने आवाज़ें आनी शुरू हो गई, बच्चन साहब इन द हाउस, बच्चन साहब इन द हाउस। मैं पीछे मुड़ के देखूं, भाई बच्चन साहब कहाँ खड़े हैं, मैं भी देखूं। तो मुझे ओके। तो मुझे तो ये नहीं लग रहा था कि मैं अमिताभ बच्चन जैसा दिख रहा हूँ, लेकिन लोगों ने रिकग्नाइज कर लिया कि ये अमिताभ बच्चन द हाउस। शोर मच गया, लोग, कुछ खा रहा था उसका मुंह खुला रह गया, जो कुछ पी रहा था उसका गिलास वही रुक गया। अब देखते देखते मैं तो हैरान परेशान हो रहा, भाई साहब ये बच्चन साहब है कहाँ, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। लोगों ने जब मेरे साथ मेरी फ़ोटो लेनी शुरू करी, तो वीडियो फोकस से। लाइट आप पे डाला नहीं था वो तब हाँ, तक? उस टाइम पे मैं बता रहा हूँ उसके आगे क्या हुआ। उस टाइम पे उन्होंने मुझे एकदम से स्टेज पे कॉल कर लिया। ओके। एक तरफ डीजे चल रहा था, और उन्होंने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म था, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्होंने मुझे कॉल कर दिया, और एकदम से पूरे क्लब के अंदर अनाउंसमेंट हो गई, टुडे वी हैव बच्चन साहब इन द हाउस। अब मुझसे उन्होंने एकदम से कहा कि भाई आप हमें बच्चन साहब की कुछ मिमिक्री करके दिखाइए। ओके।
और मेरे को एबीसी नहीं पता थी कि क्या चीज़ होती है बच्चन साहब की मिमिक्री। ठीक है, मुझे लोगों ने रिकॉग्नाइज तो कर लिया, ओके लेकिन मैंने थोड़ी सी हिम्मत बांधी और स्टार्टिंग में मैंने केबीसी खिलाना शुरू कर दिया। ओके, इसके पहले आपने कभी कभी नहीं, कभी ओके नहीं। केबीसी मैंने खिलाया, एक दो क्वेश्चन पूछे, लोग बड़े बड़े एक्साइटेड हुए। अभी मैं सोच रहा था मैं फटाफट स्टेज से नीचे उतरूं ताकि कुछ और ना बोल दें मुझे करने के लिए। इतने में जो उन्होंने एकदम से वो गाना लगा दिया, जुम्मा जुम्मा, वन ऑफ द फेवरेट गाना फेवरेट कह गाना। सकते हो इनका। और वो सॉन्ग सबको बड़ा पसंद है, और बिल्कुल जैसे सर। उन्होंने वो लगाया और पता नहीं क्या मेरे अंदर एक शक्ति सी जागी और मैंने सेम एक्टिंग कर दी बच्चन साहब की। उसी सॉन्ग के ऊपर मेरा थिरकना शुरू हो गया स्टेज के ऊपर, और लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। जब मैं स्टेज से नीचे आया तो आने के बाद भीड़ लग गई मेरे आसपास, हम्म। और मुझे अपने होटल तक जाने में कम से कम 1-1.5 घंटा लग गया। सर उस दिन तो आपका ड्रिंक उस होटल में सब कुछ फ्री हो गया होगा नशा में। नहीं, वो होता है, लेकिन मैं ज़्यादा इस चीज़ पे विश्वास नहीं सर करता। उनका प्रमोशन हो हाँ, गया उनका प्रमोशन ना। हो गया, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा मतलब पूरे पत्तिया में वीडियो वायरल होना शुरू हो गया। हाँ। और वो मेरा पहला दिन था, और वो मेरा यूट्यूब पे जो है पहला मेरा वीडियो अपलोड हुआ था। और शायद नशा का ऑनर भी अपने इंडिया के ही है। हाँ, वो यहीं कहीं है। हाँ। फिर अभी मुझे फिर मौका मिला 2024 में, मुझे एक इवेंट के लिए वहाँ जाना था। अच्छा, सेम बैंकॉक के। हाँ, बैंकॉक की वहीं पे। तो वहाँ उस इवेंट के अंदर मतलब मेन रोल मेरा ही था। हम्म। तो वहाँ के जो लोग, वहाँ बैंकॉक के कुछ लोग आए थे, दे आर ऑल इंडियंस। तो उन्होंने जब मुझे वहाँ देखा तो वो भी बड़े एक्साइटेड हो गए, बोले, ये तो मुझे लग बच्चन रहा है साहब इंडियन है। का पहला सर वेकेशन स्टॉप ही वही है। अब जन्मदिन मनाने जाते मैंने देखा है। तो डेस्टिनेशन मैरिजेस हाँ, वगैरह वहीं होती हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पे मैं गया, उधर फिर मुझे इस बारी दूसरा क्लब था जन्नत। जन्नत, हाँ। जन्नत के अंदर जो है मेरी एंट्री हुई, और वहाँ पे भी वही हाल हो गया, सब लोगों इधर उधर देखने शुरू हो गए, लुक लाइक मिस्टर अमिताभ बच्चन इन द हाउस। और वहाँ पे मेरे पास एक कॉस्ट्यूम भी था मेरे साथ में, तो ओके, बच्चन साहब की तरह वही वाला। नहीं, वो वाला अच्छा नहीं था। नहीं। वो शहनशाह का तो भी यहाँ इंडिया में आके बना ओके। है। उससे पहले एक कॉस्ट्यूम मेरे पास था, तो वो लेके मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया। तो वहाँ मैंने 2 सॉन्ग किए थे, वो एक मतलब एक अरे दीवानो मुझे पहचानो, और एक खाई के पान बनारस वाला। वो भी इतना हिट हो गया कि मतलब वही सेम कंडीशन, जहाँ देखो मेरा वीडियो चल रहा है, जहाँ देखो मेरा वीडियो चल रहा है। तो मतलब ये कैरेक्टर एक ऐसा है, इसकी अगर एक छवि भी देखने को किसी को मिल जाती है तो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। बिल्कुल सर। और बच्चन साहब का हर जगह पहुंचना तो आसान नहीं है, हम्म। लेकिन कुछ ऐसे लुके लाइक्स बने हैं, हिंदुस्तान में ही हैं, कुछ बॉम्बे में भी हैं, और एक पूना में भी हैं, और एक यहाँ आपके द्वारका में भी थे, जो अभी लास्ट ईयर उनकी डेथ हो गई थी। ओके। तो ही वॉज ऑल्सो वेरी गुड करेक्टर। वो भी बच्चन साहब के साथ उनकी रिजेम्बलेंस थी। तो कहने का मतलब है कि जैसे आपको पता ही है कि 6 से 7 लोग तो हर आदमी के डुप्लीकेट होते ही हाँ। हैं, हम शक्ल होते ही हाँ, हैं। बिल्कुल सर। तो उस तरीके से अब मुझे भी ईश्वर ने ये जिम्मेदारी दी है कि आप लोगों को एंटरटेन करिए, जो आपका कैलिबर है वो सामने आना चाहिए। बिल्कुल सर। तो अब करते करते अब मेरे को 5 चीज़ों की मेरी स्पेशलिटी हो गई है। ओके। मैं बच्चन साहब की आवाज़ में गाना भी गा लेता हूँ, मैं बच्चन साहब के सेम स्टेप्स भी कॉपी कर होली लेता हूँ। खेले रघुवीरा। और होरी खेले रघुबीरा, वध में होरी खेले रघुबीरा, वाह। हिलमिले आए लोग लुगाई, झिलमिले आए लोग लुगाई, भाई मारन में मीरा, वध में होरी खेले रघुबीरा। वाह। तो इस तरीके से कुछ सॉन्ग्स हो गए, कुछ बच्चन साहब के डांसिंग स्टेप्स हो गए, और फिलहाल में मैंने एक शहनशाह की ड्रेस भी रेडी करवाई है वही सेम रोल करने के लिए। और उसके साथ साथ केबीसी भी मैं लोगों को बहुत अच्छी तरह खिलाता हूँ, ओके। और डायलॉग सेम आवाज़ में बोल लेता हूँ। ओके। और सबसे बढ़िया चीज़ जो हरिवंश राय जी कविताएं लिखते थे, हाँ, वो कविताएं भी कुछ मैंने याद कर ली हैं, और वो भी जब मैं सुनाता हूँ स्टेज पे तो लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। बिल्कुल सर। ये तो है, उनका कविता तो हर कोई मतलब सुन चुका है। कोई दोस्तों ने कभी फ़ायदा उठाया है सर आपका कि हमारे साथ अमिताभ बच्चन जी हैं और मैं सेल्फी वगैरह क्लिक करा दूँगा, बट ये करना है आपको।
ऐसा है, मुझे मतलब क्योंकि किसी आप को बोल रहे थे ना फ्रेंड कहते हैं बैंकॉक चलना, लेकिन आप नहीं जाओगे तो मैं तो नहीं जा रहा। नहीं, ऐसा ऐसा अब तो कुछ नहीं, मतलब किसी को मतलब कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके। मतलब मेरी यहीं जहाँ भी एंट्री होती है, हम्म। एंट्री होते ही लोगों को एकदम से भौचक्के रह जाते हैं, जी अरे बच्चन साहब आ गए। और उसके बाद फिर लोग एक्साइटेड होते हैं। मतलब किसी भी पार्टी में अगर मैं जाता हूँ, किसी इवेंट में जाता हूँ। नहीं आप नहीं, हाँ आपके फ्रेंड्स हाँ। फायदा उठाते कि नहीं मैं ना ऐसे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं अमिताभ बच्चन को ला रहा हूँ बट ये चार्ज लूंगा मैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ऐसा कुछ कोई इंसिडेंट नहीं? नहीं नहीं नहीं, ओके। ऐसा कुछ मतलब अब क्या है कि पहले तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हुए हुए करते थे, तो अब सबके अपने अपने प्रोफेशन चेंज हो गए हैं। हम्म। तो पहले तो हम लोग मिला भी करते थे, तो अब तो सबके अपने प्रोफेशन, सब उसमें बिजी हैं। ओके। तो मैं जब से इस फील्ड में आया हूँ तो मुझे लोग काफ़ी जानना शुरू हुए हैं, काफ़ी ऑफर्स आती आती रहती हैं। बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे भी बड़ी खुशी मिलती है। और लोग तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं। एक बारी मैं मॉडर्न बाज़ार में गया, ओके। वहाँ एक परिवार जिसमें एक हस्बैंड वाइफ, उनकी छोटी बच्ची और बच्ची की दादी, हम्म। वो वहाँ खड़े हुए थे। तो अब लोग जो भी मेरे साथ आता था मुझे बोलता था, सर मैं आया सेल्फी विद यू। मैं कहता ओके गो हेड, वो ले लेते थे। तो अब वो बच्ची बड़ी एक्साइटेड थी कि मैं फ़ोटो खिंचवा लूँ उनके साथ। अब उनके माँ बाप जो है उसको मना कर रहे थे, नहीं नहीं नहीं, वो कुछ बोल देंगे, बुरा लग जाएगा। मैं सुन रहा था तब। तो मैंने इनको, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप खिंचवा लो, कोई बात नहीं। अब जैसे उस बच्ची ने फ़ोटो खिंचवाई तो दादी को भी लगा मैं भी खिंचवा लूँ फ़ोटो। अब वो उसका जो बेटा था वो उसको डांटने लगा, नहीं आप फ़ोटो नहीं खिंचाएंगे इनके साथ, पता नहीं कुछ बोल दें, उनको अच्छा ना लगे। मैंने उनसे कहा, मैं कहा भाई साहब, हर इंसान एक जैसा होता है, अगर उसे कुछ पल खुशी के दिखाई दे रहे हैं तो आप उनकी खुशी को क्यों छीन रहे हो। मैंने माता जी को बुलाया, मैंने उनके पैरों में हाथ लगाए, उनके साथ फ़ोटो खिंचाई। उनके चेहरे पे एक ऐसी मुस्कुराहट आ गई 1 मिनट के अंदर। तो मतलब ये इस कैरेक्टर के अंदर इतनी पावर है कि अगर किसी को कोई टेंशन भी हो रही है, उनकी शक्ल देखते ही, बच्चन साहब की एकदम छवि देखते ही वो एकदम से खुश हो गई। इट मीन्स उसमें ऐसा कुछ ऑरा ऐसा है बिल्कुल सही। कि जिन्हें लोग देख के बड़ा एक्साइटेड होते हैं। तो मैंने आज तक किसी के साथ किसी को भी मना नहीं किया कि नहीं आप मेरे साथ फ़ोटो नहीं ले सकते, मेरा वीडियो नहीं बना सकते हो। मैं किसी को मना नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में हर इंसान एक जैसा इंसान है, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है। अगर आप किसी से प्रेम से मिलोगे ना तो वो आपको ज़िंदगी भर याद रखेगा। ये मेरा बिल्कुल सही। मेन मोटिव है। कभी कुछ मिमिक्री सर कॉलेज टाइम में या फ्रैंक कुछ किया हो अपने फ्रेंड के साथ? कुछ प्रैंक करते हैं ना लाइक। नहीं, ऐसा मैं पहले तो कुछ भी नहीं ऐसा करता था, लेकिन जब मैं पिक्चर देखने जाता था तो मेरे अंदर से ना एक ऐसा एक लगता था, मुझे करेक्टर अंदर जाग उठता था ओके। कि जैसे बच्चन साहब काम कर रहे हैं ना, मैं भी एक दिन ऐसे काम करूंगा। और जब तक वो 3 घंटे में पिक्चर हॉल में होता था तो मैं अपने आप को ही अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन समझना शुरू हो जाता था। जब मैं बाहर आता था फिर मैं उनके सॉन्ग भी वही रिपीट करता था, फिर डायलॉग्स भी रिपीट करता था। मतलब तब इतना नहीं शौक था। फिर अपने प्रोफेशन में आ गया, अपने बिजनेस में लगा रहा। फिर 18 के बाद जो है दोबारा से शौक जाग उठा। तो मेरी एक बेटी है, वो उसकी शादी वादी हो गई, तो मैंने कहा अब मैं फ्री हूँ। एक बेटा है, मेरी एक बेटी है। मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया चली गई शादी करके। ओके। तो उसके बाद से तो मैं एकदम से मैंने सोचा अब थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई है, तो ज़रा अब अपने आप पे भी ध्यान दिया जाए। तो तब से ही मैंने स्टार्ट किया। ओके। और पिछले साल इन्हीं दिनों में मैं ऑस्ट्रेलिया में था। ओके। वहाँ एक कंसर्ट था आतिफ असलम साहब का। उसमें 5,000 बंदों की कैपेसिटी थी उस स्टेडियम के अंदर। तो आप यकीन मानेंगे 3,500 से 4,000 वीडियोस और फोटोज़ हुए मेरे वहाँ। इतने लोग एक्साइटेड थे। और वहाँ पे जब उनको पता लग गया, सबसे पहले मैंने न्यू ईयर का इवेंट किया वहाँ जाके। उसके बाद जब सब लोगों को पता लग गया कि सिडनी में बच्चन साहब आए हुए हैं, तो जैसे आज मैं आपके साथ बैठा हूँ वैसे वहाँ मुझे 3-4 रेडियो, एक थे रेडियो, एक सिटी। है मिर्ची वाला रेडियो, मिर्ची। मिर्ची वाला नावेल। रेडियो। ओके। यहाँ पे मिर्ची रेडियो चलता, वहाँ मिर्ची वाला, वो मतलब क्लैश हो जाता है उनके नाम ओके। से। हाँ हाँ। एक उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, और एक पंजाबी चैनल था उस पर मेरा इंटरव्यू हुआ। और कुछ लोगों के घर में वहाँ चौकियाँ थी, वहाँ मुझे बुलाया गया। कईयों की ओपनिंग सेरेमनी थी, वहाँ बुलाया गया। तो मतलब ये था कि सब लोग वो पिक एंड ड्रॉप कर रहे थे मुझे, घर से ले जाते थे और इवेंट करवा के शाम को वापस छोड़ जाते थे। ओके। तो वहाँ पे लोग बहुत एक्साइटेड थे।
तो वहाँ तो सर उनको तो अगर अगर वो कभी इंडिया नहीं आए होंगे, जिससे फॉरेनर की बात करें, तो उनके लिए तो वहाँ पे फॉरेनर है ही नहीं, वहाँ पे 20% तो सिर्फ ऑस्ट्रेलियन है, 80% इंडियन है ओके वहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में मतलब मेरे को फॉरेनर से बहुत कम दिखाई दे, बाकी सारे इंडियंस हैं वहाँ पे। कुछ बच्चे हैं यूनिवर्सिटीज़ के हैं जो पढ़ रहे हैं वहाँ पे, और कुछ जॉब कर रहे हैं, कुछ फैमिलीज़ वहाँ पे पूरी सेटल्ड हैं, और काफ़ी लोग मतलब वहाँ पे मुझे मिले। कुछ पंजाबी लोग भी थे, मतलब वहाँ पे बड़े अच्छे लोग लेवल पे इवेंट्स करते हैं। ओके लोहड़ी का इवेंट भी मैंने वहीं, आज का दिन, आज लोहड़ी है तो लोहड़ी का इवेंट भी मैंने वहीं किया था, लास्ट ईयर वहीं किया था। कोई एक्सपीरियंस सर अपनी, आप तो काफ़ी सारे कंट्री में भी घूम रहे हो, बाहर और अपनी कंट्री में कुछ फ़र्क ज़्यादा, मतलब ट्रैफिक से लेके या सिस्टम वाइज कुछ नोटिफाई एक्चुअली किया कुछ? कुछ जैसे जो हमारे देश में जो ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि गाड़ियाँ इतनी निकल आई हैं, एक एक घर में 5-5 6-6 गाड़ियाँ हैं। पहले एक टाइम होता था कि किसी पास गाड़ी होती थी तो कहते अरे वाह वो तो गाड़ी है। आज एक 50,000 रुपये कमाने वाला गाड़ी पे यंगस्टर जो है वो भी गाड़ी लेके चलता है, क्योंकि उन्हें पता है कि फाइनेंस हो जाती हैं गाड़ियाँ। तो ट्रैफिक एक तो इस वजह से बढ़ गया। दूसरा, हमारे देश में रोज़ कम से कम 2.5 से 3 लाख तो ओला उबर चलती हैं। बिल्कुल सर। उसके बाद आप आ जाइए, जब से ये जोमेटो, ब्लिंकिट, अमेज़ॉन, इनकी सबकी डिलीवरीज़ के लिए सारा दिन गाड़ियाँ घूमती हैं। बिल्कुल सर ट्रू। तो इस चीज़ को रोकना तो बहुत मुश्किल है। अब किसी को ये तो आप कह नहीं सकते कि भाई साहब आपका 4 गाड़ी है तो 5 भी नहीं लोगे। सर तो ऑड इस इवन पे ही सब ऑड ऑड के इवन जगह पे भी इवन लेने लगे। मतलब बाहर मैंने ये देखा कि एक तो अगर ट्रैफिक है भी ना तो बड़े सिस्टमेटिकली चलता है, और इतनी जाम जैसे ही हमारे यहाँ देश में लगते हैं वहाँ नहीं लगते। ओके और सबसे बड़ी चीज़ मैंने ऑस्ट्रेलिया में ये देखी कि वो लोग ना रूल्स को फॉलो करते हैं। ओके वहाँ पे अगर किसी ने कोई गलती कर दी, एक बारी, 2 बारी, तीसरी बारी तो उसका लाइसेंस रद्द हो जाता है, और उसके बाद जो उनके चालान है वो बहुत हैवी हैं। तो इसलिए लोगों के दिमाग में, जहन में हमेशा ये चीज़ रहती है कि अगर हम किसी तरीके का कोई उल्लंघन करेंगे तो हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं डर का गेम बहुत अच्छा है इस चीज़ हाँ, के लिए। डर भी है, और फिर क्या है कि लोग एक दूसरे को देखा देखी हाँ नहीं करते वो काम। उनको पता है ये गाड़ी अगर इस लाइन में चलनी है तो इसी लाइन में चलनी है। वहाँ पे एक सबसे बढ़िया चीज़ ये मैंने देखी कि जैसे हमारे यहाँ पे सर्विस लेन होती है ना, खाली पड़ी रहती है, उनकी सर्विस लेन के अंदर बसेस चलती हैं। वो ट्रैक सिर्फ बसेस का ही है, उधर नॉर्मल कोई गाड़ी नहीं सर आएगी। अपने यहाँ सर्विस लेन में तो रॉन्ग साइड से आते हैं ना लोग। हाँ, तो उल्टे उल्टे चल पड़ते हैं। अभी मैं आ रहा था आपकी तरफ, तो आते हुए एक जगह बीच में एक रास्ता थोड़ा जाम हो गया, वो पुल से नीचे उतरा बंदा, एक टैक्सी वाला था, उसने नीचे उतर के यूं टर्न मारा और सामने सर्विस लेन में घुस गया वो। तो मतलब लोग यहाँ के ना फॉलो करना नहीं चाहते, क्या कहते हैं चलो 500-1000 रुपये लगेगा छूट जाएंगे, ये बड़ी डर नहीं है प्रॉब्लम, ना। ये बड़ी प्रॉब्लम। सर एक ना मुझे ना हमेशा गिल्ट है मेरे मन में मैं कभी केबीसी में जा नहीं पाया, मैं वो एक्सपीरियंस यहाँ पे करना चाहता हूँ। अच्छा, बिल्कुल आप वो इतना केबीसी के लिए इतने एक्साइटेड रहते हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि बचपन में मुझे याद है ना, हमने बहुत डांट, इसका आंसर बताओ, नहीं पता तो खूब पिटाई और की। कई बार टीचर ने भी मारा होगा आपको? हाँ बिल्कुल सर, बट सर इजी क्वेश्चन रखना हमारे अच्छा, लिए। तो मैं स्टार्ट कर दूं, देवी और सज्जनों। आज सुधांशु प्रियदर्शी जी के स्टूडियो में आज केबीसी का भी प्रोग्राम रखा गया है, जी तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं टेंशन में आ जाता हूँ कौन थोड़ा सा। बनेगा करोड़पति। चलिए आप और हम खेलते हैं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। थैंक यू सो मच सर, आपने मैं बुलाया। नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, आभार। मेरा नाम अरविंद अरोरा, आई एम लुक लाइक ऑफ अमिताभ बच्चन, और आज हमारे साथ हॉट सीट पे हैं सुधांशु प्रियदर्शनी जी। सुधांशु प्रियदर्शनी जी का हार्दिक अभिनंदन तालियों के साथ। चूंकि समय हमारे पास कम है तो हम आपसे एक ही सवाल पूछ लेते हैं। जी सर। 7 करोड़ रुपए के लिए वाह सर बताओ क्वेश्चन। लक्ष्मण की बीवी का नाम बताइए। आपकी ऑप्शंस ये रही कंप्यूटर स्क्रीन पर। ए ललिता पवार, ओके बी बिंदु, ओके सी निरूपा रॉय, या डी उर्मिला। सर एक्चुअली
मैं इतनी बार देख चुका हूँ, मुझे सच्ची में ऑप्शन की जरूरत नहीं थी। पर ठीक है, मैंने इजी क्वेश्चन मांगा था, आपने दिया तो। लेकिन फिर भी हमें फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी पड़ती है। अब आप सीधा ही बोल देंगे इसका आंसर ये है, तो उसमें फिर ऑडियंस को भी मजा नहीं आएगा, हमें भी मजा नहीं आएगा। बिल्कुल सर, मेरे हिसाब से ऑप्शन डी उर्मिला जी, और इसी के साथ जाना चाहूंगा मैं। ऑप्शन डी जी सर। सुधांशु जी, एक बार दोबारा सोच लीजिए। सर मैं कोई कंफ्यूज नहीं होऊंगा, सॉरी। कोई ऑडियंस सपोर्ट, नहीं, कोई लाइफ लाइन यूज करना चाहेंगे आप? मैं तो ऑडियंस से रिक्वेस्ट 50-50, फोन अ फ्रेंड, फ्लिप द क्वेश्चन? नहीं सर, नहीं, नहीं सर, आप कॉन्फिडेंट हैं? बिल्कुल सर। 7 करोड़ की बात है ना। तो आप चाहते हैं कि डी को लॉक किया जाए? जी सर। सुधांशु जी, अगर आप सी कहते निरपराय तो वो गलत होता। डी इज द राइट आंसर। आप जीत गए 7 करोड़। सर ये बाय पोस्ट आएगा, चेक कैसे आएगा? ये राशि लेने के लिए आपको मुंबई आना पड़ेगा। ओके ठीक है, मुंबई आएंगे तो आपको ये राशि बिल्कुल मिल जाएगी। मैं बिल्कुल आऊंगा सर। श्योर श्योर श्योर, थैंक यू। एक्चुअली सर, अमिताभ बच्चन सर की ना बातें, मूवी इतनी है ना कि अगर बात करें तो शायद 1-2 दिन तो लग जाएगा हमें, बट ज़्यादा नहीं है। मैं चाहता हूँ उनकी जो मेरे भी फेवरेट लिस्ट में है, उन सब के थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं, लाइक फेवरेट डायलॉग्स वगैरह। जी जी। दीवार फिल्म है सर, दीवार में उनका फेवरेट डायलॉग जो आपको भी पसंद हो और वायरल हो, वो पूरी दुनिया में जानते हैं उस डायलॉग को। दीवार का एक डायलॉग बहुत मशहूर हुआ था, आज खुश तो बहुत हो गए तुम, देखो जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जिसने आज तक तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, वो तुम्हारे सामने सर झुकाए खड़ा है। लेकिन तुम जानते हो कि जिस वक्त मैं यहां खड़ा हूं, वो औरत जिसके माथे से तुम्हारी चौखट का पत्थर घिस गया, वो औरत जो जिंदगी भर तुम्हारे मंदिर में दीप जलाती रही, वो औरत आज जिंदगी और मौत के सरहद पे खड़ी है। यह तुम्हारी हार है, हां यह तुम्हारी हार है। कौन सा पाप, कौन सा जुर्म किया है उसने? क्या उसका जुर्म यह है कि वो मेरी मां है? क्या उसका जुर्म यह है कि उसने मुझे जन्म दिया है? कौन से जुर्म की सजा दी जा रही है मुझे? मेरा बाप मैं डर रहा हूं सर, जीते जी मर गया, मेरी मां सुहागन होते हुए विधवा बनी रही, मैंने तुमसे आज तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगता हूं मेरे गुनाहों की सजा। मेरी मां को मत दो, मेरी मां मुझे वापस दे दो, मेरी मां मुझे वापस दे दो। ओके ओके। मोहब्बतें, मैं ऑनेस्टली इस मूवी में उनके फेस पे एक छोटा सा भी स्माइल नहीं देखा। अच्छा, बिना स्माइल किए रह सकते सर? हंसना तो बहुत जरूरी है सेहत के लिए, लेकिन कुछ रोल ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको बहुत कंसंट्रेट करना पड़ता है, और उस रोल के अंदर वो कशिश पैदा करनी होती है, तो इस टाइम पे फिर वो सब चीज़ें इंसान थोड़ी देर के लिए भूल जाता है। लेकिन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपसे ही देश की पहचान है। बिल्कुल, आपसे ही मोदी सरकार की शान है। जहां रोज एक नया कमल का फूल खिलता हो, उस सरजमी का नाम हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मोहब्बती का एक डायलॉग सर सीरियस, मैं चाहता हूँ आप सेम टू सेम अमिताभ बच्चन के ही स्टाइल में भी बोलो। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं, और ये वो आदर्श हैं जो आपका आने वाला कल बनाते हैं। जब तक आप यहां हैं, गुरुकुल ही आपकी दुनिया है। अगर कोई भी स्टूडेंट गुरुकुल की प्रतिष्ठा और अनुशासन को तोड़ते हुए पकड़ा गया, तो वो किसी भी वक्त यहां से निकाल दिया जाएगा। और एक बार अगर यहां से निकाल दिया गया, तो उसके लिए हमारे साथ इस देश के
सभी इंस्टीट्यूट के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। थैंक यू। इतना फोकस, मतलब साउंड पूरा रूम वाइब्रेट कर रहा है सर। शायद मे भी इसका स्पेस थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था। ये तो अभी आप नॉर्मल में से बात कर रहे हैं, अगर आप इसको माइक पे सुने, प्रोफेशनल माइक पे, जी। तो बहुत अच्छा, बहुत मजा आएगा आपको सुनने में। ओके, साउंड क्वालिटी इफेक्ट का। हाँ ओके, बागवान मूवी देखा आपने सर? हाँ, बिल्कुल देखा जी। बागवान मूवी में सबसे अच्छा जो अमिताभ बच्चन का जो रोल लगा आपको, और जो आपको मतलब कहते हैं ना, इस फिल्म में सबसे अच्छा किरदार उन्होंने जो निभाया, जो डायलॉग के साथ। सबसे बढ़िया जो किरदार, तो आप कहेंगे बच्चन साहब जो भी किरदार निभाते हैं वो खुद ही बढ़िया हो सब जाता। लोगों को बहुत पसंद आते हैं। बिल्कुल सर। लेकिन जो सॉन्ग इन्होंने इस पिक्चर में किया था, मेरी मखड़ा, वो बहुत मशहूर हुआ था। सर प्लीज 2 लाइन। मेरी मखड़ा मेरी सुनिए चन बलिए, सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगदी कमाल सोनी वे, सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगदी कमाल सोनी वे, मेरी मखड़ा मेरी सोनिए, मर जावा है तेरे बिन वे, सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगदी कमाल सोनी वे। वो विजुअल एक्चुअली ना सामने आ जा रहा, टीवी पे जैसे देखते हैं ना मूवी में, वो विजुअल आ रहा कि अमिताभ बच्चन डांस स्टेप कर रहे हैं। स्टूडियो छोटा है सर, नहीं तो हम स्टेप भी कर सकते थे। कोई बात नहीं, आज आपने हमारा इंटरव्यू लिया, नेक्स्ट टाइम आपका स्टूडियो ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। सर बिल्कुल, मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द हो जाए, एटलीस्ट थोड़ा सा परफॉर्म तो कर सके। हाँ नहीं नहीं, कोई बात नहीं, जो भी है स्टार्टिंग। अब आप अभी तो आपने काम स्टार्ट किया है, तो बहुत ऊपर जाना है। सर पता है क्या, अमिताभ बच्चन की जो मुझे पर्सनली एक चीज़ अच्छी लगती है, इस एज में भी ना उनकी आवाज़ वही बुलंद है। उसका जो राज है वो ये है कि बच्चन साहब ने जब से फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने पांव रखा, तब से लेके आज तक भी वो अपने जिम के जो रूल्स हैं उनको आज भी फॉलो करते हैं। Okay. चाहे कुछ भी हो जाए, उन्होंने आधा पौना घंटा अपने जिम में लगाना ही लगाना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। मैंने भी आपसे थोड़ी देर पहले यही जिक्र किया था हाँ, कि अगर इंसान फिट है तो हर काम कर सकता है। तो फिट रहने के लिए खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है उनको। बिल्कुल। ही इज़ ए वेजिटेरियन, और अच्छा, प्योर वेजिटेरियन। प्योर वेजिटेरियन। और खाने पीने के लिए भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, सेहत का ध्यान रखना पड़ता है, वॉक करनी पड़ती है, योगा करना पड़ता है, किसी भी रूप में कोई भी वर्कआउट करना पड़ता है। क्योंकि जब तक आप वर्कआउट नहीं करेंगे तो आप पब्लिक के सामने परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही। मुझे 30 साल हो गए लोधी गार्डन जाते हुए। डेली मैं लोधी गार्डन जाता हूँ, वहाँ पे कम से कम 5 किलोमीटर की वॉक Okay. और 1 घंटे का योगा। ग्रेट, आई थिंक। और अभी भी इतनी ठंड होने के बावजूद भी मैं वहाँ जाता हूँ, और उसी चीज़ से जो है मेरे एनर्जी के लेवल्स बढ़ जाते हैं। क्योंकि क्या है कि जहाँ भी आप रहते हो वहाँ पे वो ऑक्सीजन के लेवल नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि ट्रैफिक इतना, पॉल्यूशन इतनी है। तो जब सुबह में कुछ दिनों मैंने बंद कर दिया था जाना बीच में, जब बहुत ज़्यादा, जब वो पराली चलती है ना उस टाइम पे, तो फॉग बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो उस टाइम तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। उन दिनों मैंने घर पे योगा करता रहा। लेकिन मैंने ये नोटिस किया है कि गार्डन में जाने के बाद जो आपके ऑक्सीजन का जो लेवल आपको मिल जाता है बॉडी में, जो भर जाता है, उससे आप सारा दिन एक्टिव रहते हैं बहुत। तो किसी ना किसी रूप में हर इंसान को कोई ना कोई वर्कआउट डेली ज़रूर करना चाहिए। तो बच्चन साहब भी डेली जो है वर्कआउट करते हैं, उसी वजह से वो फिट हैं। और तभी 82 ईयर्स के होने के बाद भी आज भी उनके एनर्जी लेवल सेम है। बिल्कुल सर। मैं और मेरे ऑफिस में राम है, हम हमेशा सोचते हैं कि सर मंडे से स्टार्ट करेंगे, वो मंडे ही नहीं आता है। वो आज तक नहीं आया मंडे से। देखिए जब ये मैं तो इनफैक्ट कैप, पूरा टी शर्ट लेके 2 दिन सेल्फी भी डाल देता, स्टेटस भी डाल देता, तीसरे दिन गायब। मैं सुबह मॉर्निंग में जब लोधी गार्डन में एंटर करता हूँ तो वहाँ पे भी आवाज़ आनी शुरू होती है, आज तो बच्चन साहब आए हुए हैं, आज तो बच्चन साहब आए हुए हैं।
फिर वहाँ पे ना एक बहुत बड़ा टोम है, लोधी हाँ। गार्डन में 3-4 टोम बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े। तो मैं कुछ थोड़ी बहुत ही सुबह ना शूटिंग मैं ही कर लेता हूँ अपनी। वो तो टूरिस्ट प्लेस भी है ना? हाँ, तो उसमें क्या है कि आपको माइक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके। वो जो टोम है, गुम्बद जो बने हुए बड़े बड़े, उनके अंदर आवाज़ वैसे ही बड़ी हाँ। ज़बरदस्त निकलती है। तो मैं वहाँ सुबह अपना स्टेटस बनाने के लिए ना कुछ डालने के लिए वहाँ डेली कोई ना कोई डायलॉग, कोई ना कोई सॉन्ग, कोई छोटा मोटा डांस, या फिर अगर कभी स्कूल के बच्चे आ जाते हैं तो उन सबको साथ लेके जब वो अपना घूम रहे होते हैं, पिकनिक मना रहे होते हैं, तो जब वो टोम के अंदर आते हैं तो मैं भी फट से वहाँ पहुँच जाता हूँ और फिर उन बच्चों के साथ में कुछ सॉन्ग्स करता हूँ। बच्चन साहब के कुछ सॉन्ग जैसे तेरे जैसा यार कहाँ, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, ये करके मतलब ऐसे वो बच्चों को बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। वो भी बड़े खुश होते हैं जी हमें सुबह सुबह जो है बच्चन साहब के दर्शन हो गए। तो इस टाइप से मतलब काफ़ी एंटरटेनिंग रहता है, मतलब सारा मतलब दिन आप एनर्जेटिक। टीनेजर से भी मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुके हैं, मतलब कुछ एक्चुअली क्या है एक कि रखते हैं ना, बैरियर रखते हैं लोग एज में, तो वो नहीं है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्या है कि टीनेजर जो होते हैं ना वो जल्दी रिकग्नाइज कर लेते हैं। तो टीनेजर को एकदम पता लग जाता है कि ये तो हम शक्ल लग रहे हैं बिल्कुल उनके। कुछ लोग तो समझ जाते हैं फिर। अच्छा, जो छोटे बच्चे होते हैं ना हाँ, वो उनको जाके पूछेंगे अंकल क्या आप अमिताभ बच्चन हैं? फिर मैं उनसे मजाक करता हूँ, अरे भाई चूक के देख लीजिए भाई साहब, अरे एकदम ओरिजिनल है भाई साहब। वो बच्चे बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर वो कुछ कह देते हैं नहीं 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 वो नहीं हुआ, मतलब कुछ पहचान भी जाते हैं, कुछ नहीं भी पहचानते हैं, और कुछ एकदम सच समझ बैठते हैं। हाँ, हाँ। तो वो सब बच्चों की बातें सुन के बड़ा अच्छा लगता है। सर, पर्सनल लाइफ को कैसे आप मैनेज करते हो? जैसे लाइक होता है ना, हर किसी को घर में तो यही बोला जाता है ना कि अच्छा कॉलेज के बाद क्या, चलो अमिताभ बच्चन की आप एक्ट कर रहे हो या जो भी अमिताभ बच्चन को फॉलो कर रहे हो, उसके बाद क्या? तो कुछ ऐसा भी फेज आया है आपके पास जब आपके भी प्रेशर हो कि भाई ये तो ठीक है लेकिन करना क्या है आपको? देखिए ऐसा है कि मैंने तो अभी तक का एक्सपीरियंस जो किया है ज़िंदगी का, अगर किसी को कुछ भी ऐसा काम करने में खुशी मिलती है तो उसको रोकना नहीं चाहिए। बिल्कुल सर। और फैमिली की तरफ से भी पूरी सपोर्ट रहती है कि मतलब कभी नहीं बोलते कि ये कुछ फैमिलीज़ में क्या होता है, ये आप ये क्या कर रहे हो, ये अच्छा लगेगा, लोग क्या कहेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको चार बातें बोलेंगे, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, झगड़ा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। मैंने शुरू से अपनी एक पॉलिसी बनाई है, मुझे कोई कुछ भी कहते रहे, मुझे अपने काम में आगे बढ़ना है और इसको एक ऐसा अंजाम देना है, अपनी एक ऐसी पहचान बनानी है कि लोग कहें भाई वाकई क्या बंदा था वो, क्या काम करता था, देखो ज़िंदगी में उसने क्या क्या हासिल किया। लेकिन मैं क्या समझता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगता है ना तो उसके अंदर आपको वो चीज़ें ऐड ऑन करते चला जाना चाहिए, तो आपकी पहचान और अच्छी बन जाती है। अभी मैंने 8 साल के अंदर इतनी अच्छी पहचान बना ली है, मेरे पास कम से कम 300 के करीब अवार्ड भी हैं मेरे पास। ओके। इवेंट्स 300। 300 के करीब अवार्ड्स आ चुके हैं। मेरा एक जो, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा अपना कार एसेसरीज का बिजनेस है, तो उसमें एक मेरा स्पेशल केबिन बना हुआ है। ओके। इतना बड़ा ही मेरा एक केबिन है जिसके अंदर सिर्फ अवार्ड्स ही लगे हुए हैं, मतलब जिसकी वॉल सारी फुल हो चुकी हैं। बिल्कुल हो गया होगा सर। तो उन सब चीज़ों को देख के बड़ी खुशी मिलती है। और बाकी जो मेरे क्लाइंट्स आते हैं जब वो मेरे से मिलते हैं तो सबसे पहले तो उनका क्वेश्चन यही होता है, आप तो बिल्कुल बच्चन साहब लगते हैं। मेरे बच्चन साहब लगते नहीं है जी, बच्चन साहब के पूरा प्रोफेशन भी करते हैं सेम। फिर उनको मैं अपने ऑफिस में लेके जाता हूँ। ऑफिस में जो देखते हैं तो अंदर जाते वाह वाह, देख देख के सब लोग हैरान परेशान होते हैं, भाई ये यहाँ पे कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि आप भाई साहब यहाँ क्या कर रहे हो, मुंबई जाओ। हाँ, सही बात है मैंने सर। कहा भाई साहब अब 60 साल की उम्र हो गई है, 60 साल की उम्र में घर बार छोड़ के मुंबई जाना ठीक नहीं है। अच्छा मैं चला भी जाऊंगा तो 1 महीने 2 महीने के बाद मेरा दिल नहीं लगेगा, वापस भागूंगा। तो बेटर ये है, अपना ये प्रोफेशन भी कर रहा हूँ और ये साथ साथ पहले पैशन था, ये भी प्रोफेशनल में प्रोफेशन हो गया, कमर्शियली हो गया सारा। तो अच्छा दिल लगा रहता है, लोग नए नए लोग मिलते हैं, उनसे मिलकर बड़ी खुशी मिलती है। लोग मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं। मतलब कोई फैमिली की तरफ से कोई डिफिकल्टीज वगैरह नहीं आए आपको? कोई प्रेशर नहीं किया गया आपको किसी भी टाइप का? थोड़ा बहुत देखो जी होता ही है, वो थोड़ा फिर हिडन हो जाता है, मतलब 20-25% तो आता है। मतलब मैं उस चीज़ को इग्नोर कर देता हूँ। अगर मैं ये सोचने में आ जाऊँ फैमिली वाले मेरा साथ नहीं देते, मैं गया, ओके। जनता कुछ बोल रही है उल्टा सीधा तो मैं उसको छोड़ दूँ, फिर मैं गया तो मैं कहता हूँ ना, अपना काम में लगे रहो। ओके। वो तो प्राइमरी बिजनेस कहते भी हैं कुछ ना है कि अपना? हाँ, प्राइमरी मतलब फर्स्ट बिजनेस कुछ और? फर्स्ट बिजनेस वही कार एसेसरीज का ही है। ओके। और रात शाम को फिर जब मैं फ्री हो जाता हूँ तो अपना घर जाके भी थोड़ा रियाज भी करता हूँ।
कुछ नया यूट्यूब से कोई नई नई चीज़ें निकालता हूँ, कभी कोई डायलॉग नया देखता हूँ तो वो याद करता हूँ, फिर कभी कोई पोइट्री होती है वो होती है। जैसे आपने कहा कि आपको मतलब इस प्रोफेशन में कोई डिफ़िकल्टी आई, हाँ, बच्चन साहब की बहुत अच्छी एक कविता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार हार नहीं नहीं होती, होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी कभी हार हार नहीं नहीं होती। होती। तो बस वही एक चीज़ ठान ली है कि कोशिश करते रहो, फल देने वाला भगवान। सर, शाहरुख खान ना एक बार टीवी पे कह रहे थे अमिताभ बच्चन जी के घर में काफ़ी रूल एंड रेगुलेशन है। और रूल एंड रेगुलेशन लाइक देख, नॉर्मली घर में हम लोग जैसे एक कंफर्टेबल बैठे होते हैं ना, जैसे लाइक लोवर टी शर्ट या ट्राउज़र वगैरह पहन लेते हैं। तो मैंने सुना है कि उनके घर में काफ़ी रूल रेगुलेशंस और ड्रेसिंग सेंस होते हैं प्रॉपर सबके बैठने के, उठने के। कुछ आपने अपने घर में भी सेम फॉलो किया है क्या? ऐसा होता सर, जैसे कोई करेक्टर जो बहुत फेमस करेक्टर होता है, जब आप उसको पर्दे पे देखते हैं तो पर्दे पे आप उसको देखें हमेशा वो एकदम टिप टॉप रहता है, क्योंकि उसे टिप टॉप होके रहना पड़ता है उस टाइम पे कि उस शूटिंग चल रही होती है। डायरेक्टर बोलता है जी कि ये ड्रेस पहननी है, ये कॉस्ट्यूम इस पे पहनना है, ये कॉस्ट्यूम इस पे पहनना है। तो वो एक चीज़ जो पर्दे पे लोग देखते हैं, जब उस चीज़ को अप्रिशिएट किया जाता है तो वो जो करेक्टर है वो उसमें ढल जाता है, तो उसको वो चीज़ें अच्छी लगनी शुरू हो जाती हैं। तो जैसे पर्दे पे पूरा वेल मेंटेन दिखाया जाता है, फुल प्रॉपर ड्रेस एकदम परफेक्ट है, इसी तरीके से फिर वो धीरे धीरे उस चीज़ को अपना लेता है। उसके दिमाग में यही रहता है कि मैं पर्दे पे ही खड़ा हूँ। तो क्योंकि अगर वो उसको नहीं करेगा तो उसकी एक इमेज गिरनी शुरू हो जाती है। अब जैसे मैं इस प्रोफेशन में आने से पहले नॉर्मल कपड़े ही पहनता था, टी शर्ट पहन ली, शर्ट पहन ली। अब क्या है कि अब मेरा अटायर डेली, स्पेशली इन विंटर्स, गर्मी में तो आप क्या ज़्यादा शर्ट पहन लेते हो या बिल्कुल टी सर। शर्ट पहन लेते हो या जीन्स पहन लेते हो। सर्दी में एक आपके पास एक ऑप्शन आ जाती है जिसमें आपको एक कलरफुल कपड़े मिल जाते हैं, जिसके अंदर आपको कोट पैंट हो गया, आपका शेरवानी हो गई, आपकी आपकी ये जोधपुरी हो गई, जी। आपकी नेहरू जैकेट हो गई। तो इस सर्दी में कुछ थोड़ी सी वैरायटी ज़्यादा मिल जाती है। तो मैं बेसिकली सर्दी में जब मेरे पास मतलब इतने मेरे पास भी कम से कम 100 के करीब कॉस्ट्यूम्स हैं, ओके। डिफरेंट डिफरेंट। तो वो जब मैं आजकल भी पहन के आता हूँ तो मेरे जब मैं अपने बिजनेस में काम कर रहा होता हूँ तो लोग वो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये होता है, आज शो है आपका? आज आपने कहीं जाना आज? तो मैं कहता नहीं भाई। तो फिर ये कपड़े ऐसे क्यों? मैं कहा भाई साहब, अब जो पड़े हुए हैं अलमारी में टंगे हुए हैं तो उनको पहनूंगा तो कभी तो चीज़ें वो नजर आएंगे। बिल्कुल सर। अब अलमारी में पड़े। अच्छा, लास्ट सीजन ऑस्ट्रेलिया में था इन्हीं दिनों में, 2024 में मैं दिसंबर में गया था। तो लास्ट टाइम तो मेरे कपड़े यूज़ ही नहीं हुए सारे वाले। हाँ। तो इस तरीके से क्या हुआ, इस बार ही बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि वो सारे जो लाइन लग के पड़े हुए थे उन सारे उनको ड्राई क्लीन कराया, वो सब बढ़िया हो गए, फर्स्ट क्लास A1 कंडीशन में आ गए। तो उसको पहनने में एक अलग मज़ा आता है और उसमें लुक भी चेंज होती है। बिल्कुल अब सर। एक सेम लुक तो आप हमेशा नहीं देख सकते ना। नहीं, नहीं, बिल्कुल कैरेक्टर सर। का यही होता है कि जैसे अब एक ले लिया, एक इवेंट कर लिया, ये एक शो कर लिया, तो नेक्स्ट में समथिंग डिफरेंट होना चाहिए। तो उसमें क्या है कि आजकल जो सोशल मीडिया है उसके अंदर भी आपको अलग अलग कॉस्ट्यूम्स के अंदर आप दिखते हो तो लोग एक्साइटेड होते हैं। बिल्कुल सर। तो इसलिए ये सब चीज़ें मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी है। और परिवार के अंदर जैसे बच्चन साहब के परिवार में तो मैक्सिमम सारे ही कैरेक्टर्स जो हैं, बिल्कुल सर। जया बच्चन जी हो गई, ऐश्वर्या राय हो जी। गए, अभिषेक बच्चन जी हो गए, बच्चन साहब खुद हो गए, तो उसको सब सब एक तरह के फिल्म के कैरेक्टर्स ही हैं। बिल्कुल तो सर। वो क्या है कि बच्चे भी जो घर का उनके वो भी उसी चीज़ को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो ये अपने आप में ना एक अच्छा फीलिंग आती है कि आपने अच्छा अटायर पहन रखा तो बिल्कुल सर। वो अच्छा लगता है। आपने भी अपने बच्चे का नाम अभिषेक बच्चन रखा है? नहीं, मेरे बेटे का नाम साहिल है। अभिषेक भी नहीं है? नहीं, साहिल है उसका नाम है, ओके। लेकिन मतलब दिखता थोड़ा थोड़ा वैसे ही है। मतलब ये समझ लो कि 100% तो नहीं, 40% वैसे ही, बियर्ड वगैरह सब वैसे ही, बाल वगैरह सब वैसे ही। हाँ, वो आपका होगा ना, वो हाँ जीन कहते हैं ना। हाँ, वही वही। बिल्कुल सर। किसी को अप्रोच करना है, जैसे लाइक कोई इवेंट वगैरह कराते हैं और जैसे स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह हम देखते हैं एनुअल फंक्शन होता है, हम्म,
तो आपको कैसे अप्रोच करें? कोई आपने प्लेटफ़ॉर्म जहाँ हाँ, पर मेरा सोशल मीडिया में मेरा इंस्टाग्राम आईडी, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल जो है वो है arvind_बिग बी। ओके, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या मेरा एक असिस्टेंट है जो सारे मेरी सोशल मीडिया हैंडल करता है, उसमें मेरी सारी वीडियोस वगैरह डालता है। उनका नंबर भी आपको मैं दे सकता हूँ, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर लें तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। अमिताभ बच्चन के मतलब एक कह सकते हैं फर्स्ट कॉपी या जो भी आप फ़ॉलो करते हो अमिताभ बच्चन के सेम, उसका एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? सर, एडवांटेज ज़्यादा है, डिसएडवांटेज कम है। ओके, एडवांटेज इन द सेंस कि लोगों को एक फील आती है कि हम बच्चन साहब को तो नहीं देख रहे, उनकी छवि तो दिख रही है। बिल्कुल। और जब मैं बच्चन साहब की आवाज़ में बात करता हूँ तो लोगों को और अच्छा लगना शुरू हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि लोग उन्होंने मेरी एक पहचान बन चुकी है, लोग मुझे रिकग्नाइज करते हैं एज ए मिस्टर बच्चन। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे मिला है। ठीक है। एक मेरी अलग से पहचान बन चुकी है सोशल मीडिया पे भी। और डिसएडवांटेज ऐसा सच कुछ नहीं है। कुछ लोग, जैसे आप कपिल शर्मा शो देखते हैं, हाँ, तो उसमें भी आपने देखा होगा जब कपिल जी एक वो स्लाइड चलाते हैं तो उसके ऊपर जो भी सेलिब्रिटी बैठा होता है उनके साथ डिस्कशन चल रही होती है। तो उसमें उनके बारे में भी कुछ चैट पढ़ते हैं। चैट पढ़ते हैं, तो उसके अंदर कुछ अलग अलग तरह की चैट्स आती हैं। बिल्कुल। कोई अच्छी भी होती है, कोई बुरी हाँ, भी होती है, ओके। कोई मजाकिया भी होती है। हुँ, हुँ। तो इस टाइप से लोग हर एक सेलिब्रिटी के लिए कुछ ना कुछ बोलते ही हैं। बिल्कुल सर। तो फिर मैंने आपसे वही बात कही ना, अगर आप सेलिब्रिटी ये सोच के बैठ जाएगी, हाय मेरे को इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको मारूंगा, फिर वो अपना प्रोफेशन भूल जाएगा, फिर वो उसी चीज़ में चला जाएगा, ओके, फिर वो सेलिब्रिटी नहीं रह जाता। ओके। कुछ होते हैं ना जैसे लोग सर अगर इवेंट की बात करें, आप इवेंट में अगर पार्टिसिपेट करते हो तो ऑब्वियसली कुछ चार्जेस होते हैं। तो उस पे भी कुछ चैलेंजेस आते हैं क्या? जैसे लाइक दिल्ली के मार्केट देखा जाए, तो दिल्ली के मार्केट में कह सकते हो बहुत ज़्यादा क्लैश होते हैं इन चीज़ों की, प्राइसिंग को लेके ख़ास करके। कुछ ऐसा आपने फेस किया पर्सनली? सर, ऐसा होता है कि लोग अप्रोच तो मुझे करते हैं। हुँ, हुँ। जब मैं उनसे अपनी डिमांड रखता हूँ, जी मैं इस पर्टिकुलर शो का ये चार्ज करूँगा, तो थोड़ी बहुत ही दिक्कत आती है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा बहुत करना पड़ता है, बात बन जाती है, ऐसी हुँ, बात नहीं हुँ। है। और कई बारी तो कुछ लोग ऐसी अमाउंट बोल देते हैं जिसे सुन के भी बड़ा अजीब सा लगता है कि आपने अमाउंट कैसे बोल कैसे दिया। आप कोई नॉर्मल कैरेक्टर नहीं देख रहे हैं, आप हुँ। एक बहुत बड़े कैरेक्टर की लुक देख रहे हैं आप। बिल्कुल सर। और आपको 100% तो वो नहीं मिल सकता, लेकिन कुछ परसेंटेज आपको नज़र आती है, तो हुँ, आपको हुँ। परफॉर्म अगर मैं करके दे रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आपके जो गेस्ट आए हुए हैं, जो ऑडियंस बैठी हुई है, अगर वो रिस्पॉन्स दे रही है हुँ, हुँ। तो इट मीन्स सामने वाले करेक्टर में दम है। बिल्कुल सर। तो ये सब चीज़ें बाद में पता लगती हैं। जब हम परफॉर्म करके निकल जाते हैं तो बाद में रिव्यूज़ आते हैं, सोशल मीडिया पे पता लगता है ये कैसा रहा। तो कहने का मतलब है कि दिल्ली के बाहर की मार्केट बहुत अच्छी है। ओके। दिल्ली से बाहर चले जाओ या अब्रॉड चले जाओ तो वहाँ पे आपको अच्छी ऑफर्स आती हैं। दिल्ली में कुछ, तो ऐसे जैसे अब न्यू ईयर के ऊपर जो मैंने कुछ लोगों को अप्रोच किया, तो 90% मेरे को लग रहा था कि मेरे अच्छे इस बार इवेंट्स मुझे मिल जाएंगे न्यू ईयर पे। लेकिन न्यू ईयर की प्रॉब्लम सिर्फ यही है ना कि एक ही दिन होता है। जी सर, बिल्कुल। तो एक ही दिन में बंदा 4-5 जगह तो जा नहीं सकता है। और इस बार तो मंगलवार था, हाँ, थर्सडे हाँ। 31st तो नाइट। तो फिर क्या हुआ कि मुझे कुछ एक ऑफ़र मेरी सिलीगुड़ी से, मतलब मैंने सोशल मीडिया पे देखा और उनको अप्रोच किया, तो उन्होंने मुझे, पहले तो मुझे लग रहा था कि बात बन रही है। बाद में फिर वो पता क्या बोलते हैं, नहीं स्लॉट नहीं है जी हमारे पास। मैंने ओके। कहा भाई साहब, आप लोगों के यहाँ पे जो भी इवेंट होगा, जो भी आप सेलिब्रिटी, जो भी करेक्टर आप बुलाएंगे, क्या वो इस लेवल का आएगा? इस चीज़ को बिल्कुल। सोचो। अगर एक सेलिब्रिटी जो इतना फेमस है उसको देख के लोग अगर खुश होते हैं और आपके इवेंट में 4 चाँद लगते हैं, तो आप उसको इग्नोर क्यों करते हो? बिल्कुल सर। तो मैं फिर मना, वो कहते हैं स्लॉट नहीं है, तो मैं कहा अच्छा ठीक है जी, कोई बात नहीं। अभी पीछे मुझे एक ऑफ़र आई थी 25 दिसंबर, क्रिसमस वाले दिन। पहले मेरी सारी उनसे बातचीत तय हो गई। हुँ, अब हुँ। उसके बाद वो एंड मोमेंट पे, अच्छा आप इस बार ही मत आओ। मैंने कहा क्या, व्हाट डू यू मीन? जब आपने मुझे एक बार कमिटमेंट कर दी और आप कह रहे इस बार मत आओ। मैंने कहा भाई साहब कोई बात नहीं, आपको आपके पैसे मुबारक हों, मुझे आपके यहाँ आना ही नहीं है। नेक्स्ट डे से मैं उनको ब्लॉक कर देता हूँ। ओके। मतलब जहाँ इज्जत नहीं वहाँ जाना की ज़रूरत भी नहीं है। हुँ, हुँ।
पैसा 4 जगह से और मिल जाएगा, बिल्कुल लेकिन सर। अगर आपकी इज्जत है, अगर लोग कर रहे हैं और आपको रिस्पेक्ट दे के बुला रहे हैं तो जाना चाहिए, अदरवाइज रिफ्यूज़ कर दो। हम्म। अब पहले क्या था कि कुछ लोगों ने मेरा मिसयूज़ भी किया। मुझे मुझे एक एस्ट्रोलॉजर है, उसने बताया, कह रहा आपके हाथ में सक्सेस आती है लेकिन सक्सेस छीन ली जाती है। मैं कहा वो कैसे? कहता लोग आपका मिसयूज़ इस तरीके से करते हैं कि आपको प्लेटफॉर्म दे देते हैं जी। और पीछे से अंडर द टेबल पैसे ले लेते हैं आपके नाम पे और आपको कह देते हैं ये लो जी आपका ये अवार्ड रहा और ये आपका ये फूलों से आपका स्वागत हो गया और ये हो गया, काम खत्म आपका। तो फिर मैं धीरे धीरे उन सब लोगों को छोड़ता ही चला गया। ओके। सबसे पहले इंसान की इज्जत है, पैसा बाद में है। बिल्कुल अगर सर। इज्जत मिलेगी तो पैसे को एक्सेप्ट करना है, वरना नहीं करना, उस पैसे को रखना ही नहीं अपने पास। मतलब कह सकते हैं आज भी एक रियल टैलेंट की वैल्यू नहीं है हमारे मार्केट में। मार्केट में वैल्यू, लोग वैसे तो हर करेक्टर चाहता है कि मैं और अच्छा काम करूं बिल्कुल। और अच्छा काम करूं और मेरी वैल्यू और बढ़े, बिल्कुल सर। लेकिन सामने वाला ना जो इनवाइट करना चाहता है वो सीधा एक ही बात बोलता है, बजट नहीं है, बजट नहीं है। हालांकि आप इतने पार्टिसिपेंट्स को बुलाते हो इवेंट्स के अंदर और उनसे आप चार्ज करते हो, बिल्कुल सर। ठीक है, आप कहीं से डोनेशन भी ले लेते हो, जैसे ये करते हैं आपके चैरिटेबल वाले करते हैं या एनजीओ वाले करते हैं, तो उन सबको भी पैसे की कमी नहीं होती है, लेकिन वो देना नहीं चाहते। वो कहते हैं हमारा कोई सेलिब्रिटी आ जाए जो हमारे शो में शान बना दे और हम कुछ कुछ देना। मैं कहा अब बहुत कर लिया, अब नहीं करूँगा। पहले 6 7 7 साल लोगों की बहुत सेवा करी, अब नहीं करता। अब जहाँ अच्छी पेमेंट ऑफर आती है सिर्फ वहीं जाना। ये मतलब अगर परसेंटेज रेशियो निकाला जाए सर, तो क्या 100% ऐसा है या 50-50 है कुछ जहाँ पे पेमेंट इशू आते हैं? देखिए, जब भी कोई एक नया कलाकार मार्केट में आता है तो कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि इस कलाकार को अपनी वैल्यू का तो कोई एहसास है नहीं, तो आप इसे अगर बोलोगे तो वैसे भी आ जाएगा, और कुछ लोग मिसयूज़ करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन कलाकार की वैल्यू एक दिन में नहीं बनती है, कलाकार की वैल्यू को बनने में समय लगता है। बिल्कुल सर। कि जब तक वो अपना 100% नहीं देता है तब तक उसकी वैल्यू नहीं बनती है। तो कुछ इवेंट्स में मैं जैसे गया हूँ तो वहाँ पे मुझे इज़्ज़त के साथ साथ शोहरत भी मिली है, मुझे पूरा जो मैं मतलब मेरी डिमांड होती है पेमेंट की वो मिल जाती है। और बाकी कुछ लोग जब बोल देते हैं हमारा बजट नहीं है, मैं खुद ही रिफ्यूज़ कर देता हूँ। तो कहने का मतलब है कि स्ट्रगल हर फील्ड में है। लोग तो कहते हैं जी आया था आधे घंटे 1 घंटे के लिए आया, इतने पैसे ले गया, बिल्कुल सर। लेकिन उसके पीछे उसने कितनी स्ट्रगल करी है, उसके पीछे कब से वो लगा हुआ, कितनी मेहनत करी है, उसकी वैल्यू किसी को नहीं पता होती है। बिल्कुल सर। क्योंकि कोई भी कलाकार जो आज की डेट में ऊंचाइयों को छूता है वो बचपन से इस प्रोफेशन में पड़ जाता है। बचपन से ही उसके दिमाग में एक छवि बन जाती है कि मैंने किसी न किसी तरीके से ये मुकाम हासिल करना है और अपना नाम को रोशन करना है। ओके। तो हर चीज़ वक्त मांगती है। कोई बच्चा पैदा होते ही बोलना नहीं बिल्कुल सीख सर। जाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो पेड़ जो है एक दिन नहीं बड़ा पौधा नहीं होता। बड़ा नहीं हो सकता। मतलब हर चीज़ को वक्त चाहिए। बिल्कुल सर। हम्म। सर होली आने वाली है जी भाई साहब। और सर मैं सच्ची में मैं कह रहा हूँ ना विजुअल आते हैं मुझे। आपने जो जी भाई साहब एक्चुअली रुक गया है। तो होली में आप कहीं भी जाओ, किसी भी फंक्शन में होली में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो कहीं पे ना, तो सबसे जो लोकप्रिय लोगों का गाना है होली खेले रघुवीरा रंग भर से। हाँ रंग बरसे। इसकी क्या प्लानिंग है सर? होली की क्या कैलेंडर अभी है खाली या आप होली already- की ऑलमोस्ट बुकिंग आनी स्टार्ट हो गई है। ओके। और क्योंकि बिना बच्चन साहब के होली का त्यौहार अधूरा रहता है, और बच्चन साहब के घर घर में हर जगह कोई भी जैसे पार्टी हो रही है या पार्क में कोई सेलिब्रेशन चल रही हैं तो हर जगह ये गाना ज़रूर चलता है, रंग बरसे भीगे चुनर वाले रंग बरसे। इस गाने के बिना होली का मज़ा नहीं आता। बिल्कुल घर घर में ये गाना चल रहा होता है और सब लोग अपना मस्ती कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, पी के झूमते हैं, बड़ा मज़ा आता है।
तो होली के त्यौहार के ऊपर जो है मेरे को लोग बहुत अप्रोच करते हैं, और लास्ट टाइम तो मेरे को कुछ एम्बेसीज ने भी अप्रोच किया। आपको ये जानकर बहुत हैरानगी होगी कि होली के 2 दिन के अंदर मैंने 9 इवेंट किए। ईस्ट में एक, वेस्ट में एक, नॉर्थ में एक, साउथ में। ऑलरेडी बुकिंग थी, उनके यहाँ मैं 1-1 घंटा लगाता था एक दिन में, जैसे 4 किए, एक दिन में 5 किए थे। ओके। आधा घंटा 1 घंटा जाता था और परफॉर्म किया और वापस अपना निकल आता था। होली ख़त्म होते होते ग्रीन एवेन्यू छतरपुर से मुझे कॉल आ गई। कोई मिस्टर अग्रवाल थे, बहुत अच्छा उनका फार्म हाउस बना हुआ है, उसमें उन्होंने मुझे इमीडिएटली कॉल किया कि भाई बच्चे कहते हैं जी हमें तो लाइव देखना है बच्चन साहब, और लाइव हमें अभी परफॉर्मेंस देखनी है उनकी। अब टाइम हो गया था 2-2:30 बजे का, ऑलमोस्ट समाप्ति की तरफ था होली का त्यौहार। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने मेरे को फटाफट ड्राइवर भेजा, गाड़ी आई मुझे पिक करके लेके गई, और जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पहुँचते ही कम से कम 100-125 लोग थे। सब झूम उठे एकदम, और क्या होली का रंग जमा, होली के गाने हुए, डायलॉग्स हुए कुछ पिक्चरों के। तो कहने का मतलब ये है कि होली का जो त्यौहार है वो सब लोग इंतज़ार करते हैं कि जल्द से जल्द होली आए और थोड़ा सा हुड़दंग मचाया जाए। बिल्कुल सर। सर एक, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली का इन्वायरमेंट पता है आपको, हर चीज़ सोशल पॉलिटिक्स, तो और इलेक्शंस भी हैं, होली से पहले इलेक्शन है मे बी। तो इस बार आप किसको देखना चाह रहे हो, या आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? मतलब पॉलिटिक्स जो भी हमारे कंट्री में अच्छी अच्छी पार्टियां हैं, उसमें आपका जैसे लाइक ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन जो भी हो, किसी पार्टी को आप प्रेफर करते हो तो उसके बारे में बता सकते हो आप, मतलब जो भी अच्छी मैं तो क्वालिटी हो। शुरू से जी बीजेपी को ही वोट देता हूँ, ओके। और बीजेपी के अंदर जो कार्यकर्ता हैं उनके काम करने से जनता जो है काफ़ी खुश है, और स्पेशली हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बिल्कुल काया पलट कर दी है, और काफ़ी अच्छा नियम भी उन्होंने बनाए हैं जिसको लोग फॉलो भी कर रहे हैं। और इस बारी जो इलेक्शन होने जा रहे हैं दिल्ली में वो बहुत ही घमासान युद्ध होने वाला है, बिल्कुल सर। और जिसमें आप पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस सभी मिलकर एक चुनाव होने की आशंका, मतलब होने जा रहा है। तो उसमें लगता है कि मेरे हिसाब से तो जीत जो है वो किसी ना किसी एक पार्टी को तो मिलनी बिल्कुल है। सर। तो मेरी तरफ से तो मैं तो कहूँगा कि बीजेपी भी अगर दिल्ली की इलेक्शन में जीत जाती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और बाकी सब देशवासियों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो अंत में मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिल्कुल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपसे ही देश की पहचान है, आपसे ही मोदी सरकार की शान है। जहां रोज एक नया कमल का फूल खिलता हो, उस सरजमी का नाम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है। जिंदाबाद। सर मैं चाहता हूँ जाने से पहले, एज अ एक्टिंग, मतलब एक्टिंग करियर में जो भी आपने डिफ़िकल्टीज फेस की और अपने आप को कैसे उससे बाहर निकाला, मैं चाहता हूँ जो भी हमारे ऑडियंस है ना, उनको एक अपनी तरफ से पर्सनल सुझाव आप दो, ताकि एटलीस्ट अगर वो एक्टिंग में करियर बना रहे हैं या लुक लाइक अमिताभ बच्चन जैसे आप हो, कई बार होते हैं, हमने अक्षय कुमार के कॉपी लुक देखा लाइक है ना। हैं, विकल्प मेहता जी बिल्कुल हैं, बिल्कुल। शाहरुख खान के भी बिल्कुल हैं, सर। सलमान खान के फैन भी हैं। मूवी भी आ चुका है उनका, तो खैर हाँ, शाहरुख तो खान। सारे मतलब सब अच्छा काम कर रहे हैं, सब हम्म, लोगों को काम मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम्म, लेकिन अगर किसी भी काम को अगर आप शुरू करोगे तो उसमें कठिनाइयां तो आएंगी ही आएंगी। जैसे जिस प्रकार से जीवन में सुख और दुख लगा रहता है, हम्म, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ऐसे ही ज़िंदगी निकलती है। तो इसी तरीके से जो आप प्रोफेशन किसी एक चीज़ को ठान लेते हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसमें मुकाम हासिल करूं, तो आपको रुकना नहीं है। जहां आप रुके नहीं, आपका मॉरल डाउन हो जाएगा। जहां आपका मॉरल डाउन हुआ, आप उस चीज़ को छोड़ दोगे। अगर आप किसी चीज़ में करने के काबिल हो और आपके अंदर क्षमता है उस काम को करने की, तो उस काम को ज़रूर करिए। जिस काम में खुशी मिले उस काम को ज़रूर करिए। तो मैं अंत में सब लोगों से एक ही प्रार्थना करना चाहूँगा कि कभी भी कोई काम छोटा नहीं होता है। काम को बड़ा करना इंसान का काम है। अगर हर इंसान जो है छोटे से ही शुरू करता है काम को, बिल्कुल करते सर। करते करते वो काम बहुत बड़ा बन जाता है, अगर इंसान के अंदर क्षमता हो तो।
सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंस। अगर आप पेशेंस रखेंगे, पेशेंस से अगर आप काम करेंगे तो सब काम में आपको सफलता मिलेगी। तो थैंक यू सो मच सर आने के लिए और वैल्यूबल टाइम देने के लिए। मेरी टीम कल से ही प्रिपरेशन कर रही थी कि सर क्वेश्चंस क्या रखना है हमें ऑनेस्टली, क्योंकि पता ना आप भी समझ सकते हो क्योंकि आप खुद भी उनके बहुत बड़े फ़ैन हो। देखिए, कोई भी नया काम करने जब इंसान जाता है तो उसके मन में कई इफ एंड बट्स और कई क्वेश्चन भी आते हैं। बिल्कुल सर। अब एक स्टूडेंट को आप देख लीजिए, अगर उसका इम्तिहान है, कल परसों में इम्तिहान है, तो वो तैयारियों में लगा रहता है। उसके दिमाग में रहता है भी क्या आएगा क्वेश्चन, कैसे आंसर दूंगा, पता नहीं पास भी होऊंगा नहीं होगा, काफ़ी बिल्कुल चीज़ें सर। आती हैं। तो ये कि साइकोलॉजिकली होता है इंसान को ना, होता है किस तरीके से इसको मैं करूंगा। बिल्कुल और सर। अगर जब उसके बाद सक्सेस मिल जाती है तो फिर उसका खुशी का ठिकाना भी नहीं रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि ना एक इमेज अमिताभ बच्चन सर का भी है, तो हमें ये डर होता है कि कुछ ऐसा ना हो कि एटलीस्ट कोई नेगेटिविटी ना हो, तो हमें ना ये डर लगता है कि क्वेश्चन हमें वही रखे हाँ हाँ, मतलब और कोई उसमें जो ऐसी लोगों कोई- को भी हाँ, मतलब रिलेटेबल लगे। जी जी जी, तो थैंक यू सो मच सर थैंक यू वंस सर, अगेन आने बहुत के बहुत लिए। शुक्रिया आपका। और मैं चाहता हूँ होली हम साल एक साथ मनाएं हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, ये तो हमारा सौभाग्य होगा कि जो आप हमारे साथ होली मनाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना होली तो आपके बिना अधूरा ही है तो थैंक यू सो मच थैंक यू सर सर, टाइम थैंक्स अ देने के लिए। लॉट।